मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब आपके सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर और आपकी एसएसटी का 12th चैप्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करें अगर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा देश आज़ाद हो गया, ठीक है, जब हमारे हाथ में पूरे देश की बागडोर आ गई, हमें हमारे देश को चलाना था, तो अब उसके लिए कुछ रूल्स एंड लॉज की ज़रूरत पड़ती, ठीक है, कि कैसे हम अपने देश को चला सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो चीज़ की ज़रूरत पड़ी वो था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि हमारे सारे रूल्स रेगुलेशंस और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी डिटेल उसमें रिटर्न में हो। ठीक है, तो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑफ अ रूल्स एंड लॉज इज कॉल्ड अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी हमें? क्योंकि हमारे देश को चलाने के लिए हमें एक थ्योरी की, ठीक है, यानी एक मेथड की ज़रूरत थी जिसके थ्रू हम अपने देश को ठीक तरीके से चला सके। ठीक है, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन था। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे? तो जब देश आज़ाद हो गया, ठीक है, उसके बाद जो एक कैबिनेट मिशन जो आया था, ठीक है, उसने सजेशंस दिए अपने, उसने कुछ प्रपोजल्स रखे जो कि कांग्रेस कमेटी के थ्रू उसको एक्सेप्ट किया गया। जैसे कि दिस वाज कैबिनेट मिशन जो था 1946 में आया था। दिस वाज अ डेलीगेशन कंप्राइजिंग 3 मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट। ठीक है, ब्रिटिश कैबिनेट से 3 मेंबर्स जिनको कैबिनेट मिशन में भेजा गया था। On the basis of the cabinet mission suggestions, members of Constituent Assembly were elected in July 1946. Indian political leaders has accepted the proposals of the cabinet missions. यानी कि इनके थ्रू जो प्रपोजल्स रखे गए उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने या इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स जो थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसको फॉर्म किया गया, उसमें कितने मेंबर्स वगैरह क्या रखने थे उसको डिसाइड किया गया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसमें मेंबर्स जो थे उनको इलेक्ट किया गया। 292 मेंबर्स जो थे वो प्रोविंशियल असेंबली के थे। ठीक है, यानी कि जो असेंबली थी उसी में से इलेक्ट किए गए थे। 93 जो थे वो नेटिव प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि जो उस टाइम पे भी छोटे मोटे जो महाराजा राजा महाराजा थे उन स्टेट से थे। और उसके बाद चार जो लोग थे वो थे हमारे चीफ कमिश्नरीज। ठीक है, तो इस टाइप से टोटली कितने हो गए? 398 मेंबर्स हो गए थे। लेकिन जब पार्टीशन हुआ, ठीक है, उसके बाद जो असेंबली में लोग बचे या जो मेंबर्स बचे वो थे 299। ठीक है, तो बताया था हमने पार्टीशन क्यों हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने बोला था नहीं, हमें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग चाहिए, इलेक्शन अलग चाहिए, सब कुछ अलग चाहिए था ना, यानी पूरी तरह से वो इस चीज़ पे अड़े थे कि नहीं, हमें तो हमारा देश अलग करना है। ठीक है, उन्हें पाकिस्तान चाहिए था। तो ना तो वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आते थे, ठीक है, ना कोई मीटिंग में आते थे। जब आते ही नहीं थे तो उनकी जिद के ऊपर जब पार्टीशन हो गया तो उसमें हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसमें कितने मेंबर्स बचे थे? 299 मेंबर्स। ठीक है, उसके बाद जो मेनली अगर हम लीडर्स की बात करें तो जिसमें लीडर्स में जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह, इस टाइप ये जो सारे लोग थे, ठीक है, ये इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट थे। उसके बाद जो फर्स्ट मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसको कि हमारे जो कह सकते हैं टेम्पररी प्रोविंशियल जो चेयरमैन थे, ठीक है, उनको इलेक्ट किया गया इस मीटिंग को प्रिसाइड करने के लिए, जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब नेक्स्ट मीटिंग हुई, द सेकंड मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 11 दिसंबर, यानी पहले 9 दिसंबर को या 9 दिसंबर को हुई, दूसरी हुई हमारी 11 दिसंबर को 1946 में। लेकिन इसमें जो प्रेसिडेंट थे वो चेंज हो गए थे। कौन बन गए थे? परमानेंट प्रेसिडेंट जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। ठीक है, द पीरियड ऑफ 2 इयर्स, यानी कि 2 इयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज, लगभग टोटल 166 मीटिंग्स हुई। ठीक है, इन 11 कन्वेंशंस, यानी कि जो 11 सभाएं हुई उसमें 166 मीटिंग्स हुई। इसमें द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा पास हो गया और अडॉप्ट कर लिया गया 26 नवंबर 1949, यानी 26 ऑफ नवंबर 1949 को इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन
उसके बाद जब इसमें सारी चीज़ें जो कंप्लीट हो गई, उसको बाद इसको जो पूरी तरह से लागू किया गया या जिसको इफेक्ट में लाया गया, वो लाया गया था 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 में, ठीक है, जिसको कि हम रिपब्लिक डे भी के रूप में मनाते हैं अभी भी। उसके बाद आती है हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी। अब ये तो था सब कुछ के ये बन के तैयार हो गया, लेकिन बना कैसे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी की अगर हम बात करें, ड्राफ्टिंग मतलब कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे ड्राफ्ट करना है, तो उसमें अलग अलग कमिटीज़ बन जाती हैं, यानी कि ये कमेटी ये काम करेगी, ये कमेटी ये काम करेगी। जैसे कि अगर ह्यूमन राइट्स वगैरह हैं या जुडिशरी है, तो इसके ऊपर कौन काम करेगा, ठीक है। तो अलग अलग टाइप से अलग अलग कमिटीज़ उसमें थी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। उन्होंने ये पूरा ड्राफ्टिंग किया था इसका। काफ़ी बहुत ही कह सकते हैं पढ़े लिखे थे, ठीक है, और बुद्धिमान भी थे। उस वजह से इन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको ड्राफ्ट किया। उसके बाद इसकी प्रीमियल की अगर हम बात करें, तो इसका प्रीमियल जो है वो आपको बुक में दिया हुआ है, एक टेबल बनी हुई है, उसको याद कर लें आप, ठीक है। एग्जाम में भी आ सकता है, वैसे आप लोगों के लिए याद करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीमियल हमें अगर याद हो तो अच्छी बात है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके स्पेशल फीचर्स क्या हैं, ठीक है, स्पेशल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करें तो रिटन एंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ही है, ठीक है। यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? हमारा है। मिक्स ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि इसमें जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें टाइम टाइम पे चेंजेस भी होते गए हैं, अमेंडमेंट होते गए हैं। तो इससे क्या है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। ये जरूरी नहीं है कि एक पत्थर की लकीर हो गई, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसको ही मानना है, नहीं। टाइम पे ज़रूरत के हिसाब से उसमें चेंजेस भी किए जाते रहे हैं, अमेंडमेंट किए जाते रहे हैं, तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है। उसके बाद सॉवरेन स्टेट, ठीक है, तो द कंट्री विल डिसाइड इट्स ओन फॉरेन एंड डोमेस्टिक पॉलिसीज, इट इज़ नॉट अंडर एनी फॉरेन रूल, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि सवरिन से मतलब है सार्वभौमिक, यानी कि ये हमारी कंट्री जो है वो उसकी खुद की पॉलिसीज़ हैं, खुद की डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, वो किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा है। तो सवरिन स्टेट है, रिपब्लिक है। उसके बाद सोशलिस्ट एंड सेकुलर रिपब्लिक। अगर हम इसकी बात करें, वाया सोशलिस्ट स्टेट इज मीन्ड दैट द इंडियन इकोनॉमी शैल बी बेस्ड ऑन द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, मिनिमम बेसिक नीड्स ऑफ एवरी इंडियन शैल बी फुलफिल। कहने का मतलब ये, हम किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए। हमारा जो इकोनॉमी है, या जो कह सकते हैं इंडिविजुअली एक ह्यूमन की बात करें हम, तो वो भी इंडिविजुअली अपने लिए काम करके, अपने लिए अर्निंग करके, ठीक है, खुद को एक सोशलिस्टिक फॉर्म में, पैटर्न में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम, वो तो आपको पता ही है। इसमें और क्या होता है, पार्लियामेंट है हमारी, ठीक है, उसमें हर डिसीजन जो है वो पार्लियामेंट में लिए जाते हैं, सबके उससे सबके सलाह मशवरे से, मत के हिसाब से सारे डिसीजन लिए जाते हैं। उसके बाद फेडरल सिस्टम, हाँ, thus federal form of government has been set up in India. The powers of government are not centralized at one place and are divided between the central and the state. कहने का मतलब ये है कि जो पावर हैं उनको केवल एक जगह पे सेंट्रलाइज नहीं किया गया है, केवल सेंटर में नहीं है, वो सेंट्रल में भी है और स्टेट में भी। अगर जैसे कि पहली बात, अगर हमें छोटी एक स्टेट में जो काम कर रहा है वो चीफ मिनिस्टर काम करेंगे उसमें, ठीक है, उनको अपनी देखेंगे उस स्टेट में क्या ज़रूरतें हैं, क्या उसमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है, सारी चीज़ें वो मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहाँ से सपोर्ट लेंगे वो, अगर उन्हें जरूरत पड़ेगी तो वो सेंट्रल से। पावर्स जो हैं उनको डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। फ्री एंड इम्पार्शियल जुडिशरी, ठीक है, यानी कि जुडिशरी की हम बात करें, न्यायपालिका जो है हमारी, वो एक तरह से क्या है, बिल्कुल फ्री है और इनपार्शियल, ठीक है, यानी कि उसमें ना तो कोई पार्शियलिटी होगी। जब हम किसी कोर्ट में जाते हैं, या हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ पर क्या है, पूरे जो भी हमारे प्रूफ्स होंगे या जो भी कह सकते हैं सबूत और गवाह वगैरह जो भी हैं, उनके अकॉर्डिंग ही डिसीजन दिए जाते हैं। उसमें इम्पार्शियल रहता है, बिल्कुल किसी एक की तरफ डिसीजन नहीं दे सकते हैं, और बिल्कुल पूरी तरह से फ्री भी रहता है, ठीक है। डिसीजन देने के लिए कोई पैसे तो लगते नहीं है, तो फ्री एंड इम्पार्शियल जुडिशरी है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स एंड बेसिक ड्यूटीज़। उसके बाद हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेनली इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है फंडामेंटल राइट्स एंड
बेसिक ड्यूटीज, यानी हमारे देश के लोगों को क्या 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 राइट्स हैं, उनके क्या क्या अधिकार हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे, और उनकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अब इस चीज़ को समझना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होते हैं, हमारा स्टेट जो है उसको क्या करना चाहिए। यानी जब भी इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद एक पूरा प्रोफार्मा बनता है, पूरा 5 ईयर प्लान बनता है, जिसमें कि डिस्कस किया जाता है कि अब हम अपने स्टेट के लिए क्या कर सकते हैं। तो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं कि ये जो एम है वो अचीव करना। तो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं कि हाँ ये चीज़ हम करेंगे, उनको अचीव करने की कोशिश की जाती है। ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस, इसका मतलब हम बताएं आपको, तो खेलने का मतलब केवल ये है, इलेक्शंस जब होते हैं तो उसमें वोटिंग का जो राइट है वो किसको मिलता है, जिनकी एज 18 ईयर से ऊपर होती है। तो जिनकी एज 18 ईयर से ऊपर होती है उनको वोटिंग का अधिकार है। ये चीज़ है हमारी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस। ओके। उसके बाद हम बात करें हमारे फंडामेंटल राइट्स की। तो फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला है राइट टू इक्वलिटी, यानी हम सब लोग एक जैसे हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। दूसरा राइट टू फ्रीडम, यानी कि हम अपने देश में कहीं भी जा सकते हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि दूसरे स्टेट में जाएंगे तो वीज़ा लगेगा या टैक्स लगेगा, नहीं। ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो हम उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है, एक्शन ले सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि हमारे देश में रिलीजन के लिए पूरा हमारे पास राइट है, हम जो चाहें वो रिलीजन एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपना सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, यानी कि हम हमारे कल्चर को और एजुकेशन को पढ़ सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, ये हमारे राइट्स हैं। उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी एक ऐसा कोई भी रूल या कोई भी लॉ होता है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को क्या कर रहा है, हानि पहुंचा रहा है, तो उसमें हम चेंजेस भी करवा सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं, ये पूरी एक टेबल बनी हुई है। ठीक है। जैसे इसमें से कुछ मैं बता दूं आपको, टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, यानी कि जैसे कि ये कहा जाता है जब भी नेशनल फ्लैग होस्ट होता है या नेशनल एंथम बजता है तो हमें खड़े हो जाना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारी ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये हमारी, ये हमें किसी को बताना की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि भैया खड़े हो जाओ। ठीक है। ये हमारी खुद की ड्यूटीज़ हैं। अगर हम अपने राइट्स के बारे में पता करते हैं तो हमारी ड्यूटीज़ के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो ये आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है। ये आपकी ड्यूटीज़ हैं, ये अच्छे से आपको पता होने चाहिए। अगर, क्योंकि सीधी बात है, अगर अधिकार आते हैं तो अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं, यानी राइट्स आते हैं तो ड्यूटीज भी आती हैं। ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था। उसके बाद एक और इसमें पॉइंट दिया हुआ है, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हैज अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। शी इज सिटीजन, ही और शी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया irrespective of his or her place residence in the country, यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर कोई दो जगह की सिटीजनशिप ले सके, यानी कि अगर यहाँ का सिटीजन है तो वो यहीं का रहेगा, भले ही चाहे वो कहीं पे भी रह रहा हो। ठीक है। तो सिंगल सिटीजनशिप का अपने यहाँ फॉर्मूला है। तो ये आपका चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। आपका सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर था, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज देख लेना। जो भी चीज़ समझ में नहीं आया उसको हम नेक्स्ट क्लास में, जो लाइव क्लास होगी, उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।